नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चारधाम यात्रा से, जहां पर्यटन पुलिस ने अब तक परिवार से बिछड़े 40 लोगों को परिवार से वापस मिलाया है। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के दौरान 40 लोग अपने परिवार से बिछड़ गए थे और इन्हें परिजनों को पुलिस ने मदद करके उनके परिजनों से वापस मिलवाया। आपको बता दें कि पर्यटन सचिव दिलीप जवालकर ने ये बताया है कि चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी विभाग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। यात्रा मार्ग पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, होमगार्ड, पीआरडी और पीएससी तैनात की गई है और किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए चारधाम मार्गों पर एसडीआरएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि पर्यटन विभाग की ओर से चारों धामों की वहन क्षमता के अनुरूप ही ऑनलाइन पंजीकरण किए जा रहे हैं। जिन यात्रियों ने यात्रा की टिकट बुक कर ली है और वो बिना पंजीकरण के ही दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आ चुके हैं, उनके लिए पर्यटन विभाग और एसडीआरएफ के माध्यम से तत्काल ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। और इस बीच टिहरी डैम टॉप से स्थानीय लोगों के वाहन अब 24 घंटे गुजर सकेंगे। टिहरी पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने ये बड़ी घोषणा की और उन्होंने कहा है कि टिहरी बांध की 26% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को देने पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए मंत्रालय स्तर पर समीक्षा की जा चुकी है। साथ ही राज्य पुनर्गठन एक्ट के अनुसार जिस भी राज्य की संपत्ति है उस पर उसी का अधिकार होता है। उन्होंने कहा कि टिहरी बांध प्रभावित परिवारों को पुनर्वास समेत अन्य समस्याएं जल्द ही हल की जाएंगी। शुक्रवार को टिहरी में डैम व्यू पॉइंट पर आयोजित ए जर्नी ऑफ टिहरी डैम कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ के लोगों की जितनी भी सेवा की जाए वो कम है। टिहरी बांध प्रभावितों की अधिकांश समस्याएं हल कर दी गई हैं और कुछ समस्याएं बची हैं, उन्हें भी जल्दी ही हल कर दिया जाएगा। तो वहीं टिहरी बांध जलाशय को लेकर आरएल 830 मीटर तक भरने की अनुमति देने पर उन्होंने सरकार का आभार जताया है। साथ ही ये भी कहा गया कि बांध अब पूरी क्षमता से विद्युत उत्पादन कर रहा है। इस दौरान टीएचडीसी 20 मिलियन अतिरिक्त विद्युत उत्पादन कर 707 करोड़ का लाभ कमाकर देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रहा है। और बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मौसम की। तो आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटे के भीतर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश की संभावना जताई है। बिजली गिरने के साथ साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। और आपको बता दें कि पर्वतीय क्षेत्रों को देखते हुए पर्वतीय इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बताया जा रहा है कि पर्वतीय इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावनाएं हैं, जिसे देखते हुए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता, बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के गठजोड़ से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। राजधानी दून में आसमान साफ रहेगा। हालांकि आसमान साफ रहने से फिर अधिकतम तापमान 34 डिग्री पहुंचने का पूर्वानुमान है। और बीते 2 महीने से 150 लोगों से सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने रिश्वत की मांग की है। इन भ्रष्ट कर्मियों से परेशान होकर लोगों ने एंटी करप्शन नंबर 1064 पर शिकायत दर्ज की। इनमें से 64 पर विजिलेंस ने कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि 2 महीने के भीतर ही प्रदेश में 5 सरकारी कर्मियों को ट्रैप किया जा चुका है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले ही एंटी करप्शन नंबर शुरू किया गया था, ताकि अगर कोई भी सरकारी कर्मी किसी भी रिश्वत को मांग करता है तो अन्य भ्रष्टाचार करता है तो उसकी शिकायत की जा सके। इसकी अवधि में इस नंबर पर 3300 से ज्यादा लोगों ने फोन किया। इनमें से 1400 से अधिक वास्तविक शिकायतें थी, जो कि विभिन्न विभागों से संबंधित थी और इन तमाम शिकायतों को मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर ट्रांसफर कर दिया गया। विजिलेंस ने जब इन शिकायतों में से छटनी की तो पता चला कि करीब 150 शिकायतें भ्रष्टाचार से संबंधित थी। निदेशक विजिलेंस अमित सिन्हा ने बताया है कि ये काम के बदले रिश्वत की मांग करते थे और रिश्वत की मांग करने संबंधी शिकायतें सामने आई थी। इन्हीं में से विजिलेंस ने तत्काल जांच शुरू करते हुए 5 अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रैप किया है। साथ ही 64 मामलों में जांच शुरू कर दी गई। इस दौरान 27 शिकायतों के संबंध में सूचनाओं का संकलन चल रहा था और उन्होंने ये भी बताया कि 4 शिकायतों को शासन भेज दिया गया है। इनमें से जो कार्रवाई है उनके लिए शासन की अनुमति आवश्यक है।
और जीवन दान, नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापा मारा है। टीम को केंद्र से गर्भ निरोधक और सेक्स वर्धक दवाएं, नशे के इंजेक्शन समेत कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। टीम ने केंद्र को सील करने के साथ उसमें रह रहे 3 मरीजों को सरकारी अस्पताल में शिफ्ट भी कर दिया है। आपको बता दें कि एसडीएमओ डॉक्टर तपन कुमार शर्मा, तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने पुलिस, स्वास्थ्य और औषधि विभाग के अधिकारियों के साथ चिंती मजरा मोहल्ले में नुकलिया मार्ग पर स्थित जीवन दान, नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने केंद्र के अभिलेखों की जांच और मरीजों को दी जाने वाली दवाओं की जानकारी ली। और आपको बता दें कि इस दौरान मौजूद महिलाओं ने टीम को बताया है कि केंद्र के 3 पार्टनर हरजिंदर सिंह, वाहिद अली, साजिश अंसारी इसमें शामिल हैं और तीनों पार्टनर मौके पर नदारद दिखे, जिसके बाद केंद्र में 3 मरीज भर्ती मिले हैं, लेकिन उनकी कोई हिस्ट्री नहीं निकली। जांच के दौरान टीम को मौके पर गर्भ निरोधक दवाएं, नशे की गोलियां, दर्द निवारक इंजेक्शन समेत तमाम प्रतिबंधित दवाएं भी मिली हैं। तो वहीं टीम को केंद्र का पंजीकरण भी नहीं मिला और वहां रह रहे मरीजों का इलाज और देखभाल के लिए कोई भी डॉक्टर तैनात नहीं था। मरीजों के कक्ष में नशे की औषधियां, बीड़ी, सिगरेट भी पड़े हुए थे। इस दौरान औषधि विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक डॉक्टर सुधीर कुमार ने आपत्तिजनक सामान को जब्त कर केंद्र को सील कर दिया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने केंद्र से मिली तीनों मरीजों को 108 एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी में भर्ती कराया। इस दौरान चिकित्सा अधीक्षक ने बताया है कि केंद्र संचालकों और डॉक्टरों के न मिलने से पूछताछ नहीं हो सकी और जांच के बाद अब केंद्र संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और दोस्त की हत्या के आरोप में जेल में बंद एक युवक ने अपनी ही पत्नी की भी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने शव को सहारनपुर के गगलहेड़ी में फेंक दिया, जहां पर 2 दिन बाद ही शव बरामद कर लिया गया। लेकिन अब उसकी पहचान हुई और लिहाजा गोलहेड़ी में दर्ज किए गए मुकदमे में क्लेमटाउन थाने में यह मामला ट्रांसफर कर दिया गया। आरोपी अपनी महिला मित्र के साथ न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद है। जानकारी के मुताबिक दिसंबर 2021 में सैलाकुई निवासी अरमान गायब हो गया था। उसका शव रायवाला थाना क्षेत्र में एक पुल के नीचे पड़ा मिला और पुलिस ने जांच करते हुए मुंशीर अली निवासी लखीमपुर खीरी को गिरफ्तार कर लिया था। बताया गया है कि उसने अरमान को अपनी पत्नी बबीता बानो के साथ देख लिया था। इसी खुन्नस में आकर उसने अरमान की हत्या कर उसके शव को रायवाला क्षेत्र में फेंक दिया। मुंशीर ने बताया था कि उसने 20 नवंबर 2021 को अपनी पत्नी बबीता बानो की भी हत्या कर दी थी और उसके शव को हरिद्वार क्षेत्र में फेंक दिया गया था। फिलहाल पुलिस तभी से शव की तलाश कर रही थी और इस बीच पता ये चला है कि इस हुलिये की एक महिला का शव गागलहेड़ी में पड़ा हुआ मिला है। यहां पर 22 नवंबर 2021 को ग्राम प्रधान की शिकायत पर गागलहेड़ी थाने में हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया था और अब इस महिला की पहचान बबीता बानो के रूप में हुई है। इस दौरान एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया है कि गगलहेड़ी से मुकदमा क्लेमटाउन थाने में ट्रांसफर किया गया। और करेंगे अगली खबर की ओर। जल संसाधन की नई योजना के तहत अब 100 रुपए में गरीब वर्ग अपने घर में पीने का पानी का कनेक्शन लगा सकते हैं। जल संसाधन ने यहां पर इस योजना को निर्धन और बीपीएल परिवार के लोगों के लिए शुरू किया है। योजना के तहत पात्र लोगों ने आयोजन करने भी शुरू कर दिए हैं। शहरी क्षेत्र में लोगों के सामने बिजली से ज्यादा पानी की दिक्कत आती है। मध्य वर्ग में परिवार तो समरसीबल या फिर हैंडपंप लगवाकर पानी की समस्या दूर कर सकते हैं, जबकि निर्धन परिवारों को गर्मियों के साथ ही हर मौसम में पानी की किल्लत से जूझना पड़ता है। जबकि आपको बता दें, कनेक्शन लेने के लिए एक निर्धन परिवार एक साथ करीब 4000 रुपए नहीं जुटा पाता। इस स्थिति को देखते हुए जल संसाधन ने निर्धन और बीपीएल परिवारों के लिए कनेक्शन योजना शुरू की। इसी के तहत अब निर्धन वर्ग का परिवार मात्र 100 रुपए में पानी का कनेक्शन ले सकता है। हालांकि इसके लिए व्यक्ति को पात्र होना जरूरी है। इसमें व्यक्ति के पास बीपीएल कार्ड के साथ साथ उसके आवास का अधिकतम 1000 स्क्वायर फीट से कम होना बनाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान अगर आवास इससे ज्यादा का होता है तो उसमें कनेक्शन नहीं मिल सकेगा। चारधाम यात्रा में उमड़ी भारी भीड़ के बीच जहां कई श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस यात्रा में अहम भूमिका निभाने वाले घोड़े और खच्चरों का भी बुरा हाल है। इन जानवरों के लिए खाने पीने से लेकर उचित व्यवस्था तक नहीं होने की वजह से पिछले कुछ दिनों में करीब 60 खच्चरों की मौत हो चुकी है।
इसी को लेकर अब प्रशासन सतर्क हो गया है। सचिव पशुपालन ने यात्रा मार्ग के जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि एक खच्चर से दिन में एक ही बार यात्रा कराई जाए और इन आदेशों का सख्ती से पालन होना चाहिए। दरअसल केदारनाथ और यमुनोत्री के पैदल मार्ग पर खच्चरों के जरिए ही सामान ढुलाई होती है। इसके साथ ही कई श्रद्धालु मंदिर तक पहुंचने के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं और इस बार केदारनाथ यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। ऐसे हालात में ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में इन खच्चरों के मालिक इनसे ज्यादा काम करवा रहे हैं। यही नहीं बल्कि ज्यादा काम होने की वजह से इनके खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। इसकी वजह से इनकी दर्दनाक मौत हो रही है। तो कई बार इन खच्चरों से पैदल मार्ग पर दो फेरे लगवाए जाते हैं। एक तरफ मौसम की मार और दूसरी तरफ जरूरत से ज्यादा बोझ उठाने की वजह से इनकी हालत खराब हो रही है। इन तमाम हालातों को देखते हुए पशुपालन सचिव BVRC पुरुषोत्तम ने अब सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं और उन्होंने यात्रा मार्ग के जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि एक खच्चर को दिन में एक ही बार यात्रा करने का आदेश दिया जाए। इसके साथ ही मृत पशुओं के मालिकों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। तो ये माता पिता की सेवा करने की बजाय उन्हें प्रताड़ित करने वाले बच्चों को सचेत होने की जरूरत है। हरिद्वार में SDM कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ऐसे 6 बुजुर्गों के बच्चों को माता पिता की संपत्ति से बेदखल करते हुए 1 महीने के अंदर घर खाली करने के आदेश दिए। दरअसल कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर पुलिस प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। तो वहीं माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति SDM कोर्ट में अपने बच्चों के खिलाफ वाद दायर कर सकता है। अधिनियम की धारा के तहत SDM की ओर से सुनवाई के बाद बच्चों को उनकी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। ऐसे ही 6 बुजुर्गों की ओर से हरिद्वार SDM कोर्ट में वाद दायर किया गया था और आपको बता दें कि इस दौरान SDM पूरन सिंह राणा इन मामलों की सुनवाई कर रहे थे। ज्वालापुर, कनखल और रावली मेहदद में बुजुर्गों की ओर से कोर्ट में वाद दायर किया गया था और उनके बच्चों के साथ ये मामला सामने आया था, जहां उनके बच्चे उनके साथ ही रहते हैं, लेकिन ना तो उनकी कोई सेवा करता है और ना ही उन्हें खाना दिया जाता है। उल्टा उनके साथ मारपीट और प्रताड़ना की जाती है, जिसकी वजह से उन्हें जीवन यापन में समस्या हो रही है। और इसी मांग को लेकर इन बुजुर्गों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जिसमें आखिरकार इन्हें इंसाफ मिला है। तो वही खबर रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां सोशल मीडिया पर हाल ही के दिनों में एक ब्लॉगिंग का क्रेज तेजी के साथ बढ़ते हुए देखा गया। लेकिन इस दौरान कई ऐसे ब्लॉगर सामने आए हैं जो अपने पालतू जानवरों के साथ लंबी यात्रा पर जाते नजर आए। वायरल वीडियो में एक ब्लॉगर अपने पालतू पशु के साथ केदारनाथ मंदिर जाता दिखाई दिया और ये देखकर बहुत से लोग नाराज हुए हैं और अब उन पर बद्री और केदार मंदिर समिति ने कानूनी कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करवाई। दरअसल आपको बता दें कि एक श्वान को केदारनाथ मंदिर ले जाने वाले ब्लॉगर का नाम रोहन त्यागी बताया जा रहा है। रोहन ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर अब हस्तक्षेप करने की मांग की। बताया जा रहा है कि इस क्लिप के वायरल होने के कारण रोहन के खिलाफ यूजर्स में काफी गुस्सा है। तो वहीं FIR दर्ज होने के बाद भी श्वान के मालिक रोहन और उसकी पत्नी हिमांशी को सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं। तो वहीं रोहन के वकील के अनुसार केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर प्रशासन द्वारा मंदिर में ही जानवरों को नहीं ले जाने के लिए कोई नियम जारी नहीं किया गया, इसलिए दंपति के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई अधिकारों का उल्लंघन है। इस दौरान नेहा ने बताया है कि इस मामले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी दंपति को धमकियां मिल रही हैं और वो मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। तो रानीपुर थाने के शिवलिंग नगर में बुधवार की रात को बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है। तो वहीं बदमाश पुलिस के कब्जे से अपने साथियों को छुड़ाने में भी कामयाब रहे। दरअसल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि चेतक सवार पुलिसकर्मी प्रतिपाल और विजयपाल गश्त पर थे। इस दौरान क्लस्टर में उन्होंने एक कार के पास 2 संदिग्ध युवकों को देखा, जिसके बाद सिपाहियों ने उन्हें पकड़ा। पुलिसकर्मी इससे पहले कि उन्हें कोतवाली ले जा पाते, पास में ही मौजूद उनके बाकी अन्य 2 साथियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। इस दौरान प्रीतपाल की आंख पर गंभीर चोट आई है, जबकि दूसरे पुलिसकर्मी को भी काफी चोट आई। इस दौरान पुलिस कर्मियों के घायल होने पर चोरी करने वाले आरोपी फरार होने में कामयाब रहे और हमले की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।
आनन फानन में आला अफसर मौके पर पहुंचे। आंख पर गंभीर चोट लगने की वजह से पुलिसकर्मी को प्राथमिक उपचार के बाद एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। इधर बदमाशों की तलाश में चेकिंग की गई तो वो ब्रह्मपुरी क्षेत्र में दिखाई दिए, लेकिन दरोगा नवीन पुरोहित ने जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो बदमाशों ने उन पर भी पत्थरबाजी शुरू कर दी। बहरहाल सीओ सदर बहादुर सिंह चौहान ने बताया है कि संदिग्धों की तलाश की जा रही है।